इस युद्ध में अब जिस तरह से बड़ी बात, रूस के विदेश मंत्री ने ईरान से बात कर ली है और रूस के विदेश मंत्री ने हमले की निंदा करते हुए उनके साथ खड़े होने की बात कही और यूएनएससी में ले जाने की बात कही है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, सुरक्षा परिषद में ये एक अहम मुद्दा ले जाने की बात कही है। लेकिन इसी को लेकर के यह भी कहा जा रहा है कि क्या इससे युद्ध रुक जाएगा। लेकिन एक और बड़ी खबर, चीन भड़क गया है। जहां रूस का रिएक्शन आया, चीन ने अब अमेरिका पर निशाना साधा है। न्यूक्लियर ऑर्डर में बड़ी रुकावट, और ये एक बड़ी बात है। चीन भड़क गया है ईरान पर जो हमला हुआ है उसके बाद से। चीन के रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका पर सीधे निशाना साधा है। न्यूक्लियर ऑर्डर में बड़ी रुकावट अमेरिका को। और विनोद दत्ता साहब, अभी तक के तो रूस ने जो बात कही वो सामने आई, चीन ने अब सीधे अमेरिका के ऊपर ये बड़ा अटैक कर दिया इस तरह की बात कहते हुए। ये जुबानी तौर पर होगी या इससे कोई फर्क भी पड़ेगा या फिर कोई बड़ा रोल इनका दिखाई देगा इससे ज्यादा? आपकी आवाज शायद दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही। देखिए, कर्नल दानवीर साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई थी कि साहब, अगर सऊदी अरेबिया इस युद्ध में कूद जाता है या उसने अपनी इच्छा जाहिर की है कि वो यूएस, क्योंकि उससे पहले भी उसने स्टेटमेंट दिए थे कि अमेरिका को ईरान के ऊपर हमला करना चाहिए, तो ये जो समीकरण बनते जा रहे हैं ये मतलब वर्ल्ड वॉर की तरफ, जिस तरह से अलायंसेस बन रहे हैं या ग्रुपिंग्स बन रही हैं, अगर आप वर्ल्ड वॉर 1 और 2 को देखें तो उसी तरह के समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। रशिया ने ऑलरेडी अपना स्टेटमेंट दे दिया है। चाइना किसी काइनेटिक ऑपरेशन में मेरे लिहाज से नहीं कूदेगा, क्योंकि चाइना का लक्ष्य ये है कि साहब मैं एक सुपर पावर का सपना देख रहा हूं। वो कोई इस तरह के एंटेंगलमेंट में नहीं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं आएगा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो ईरान की मदद करेगा। और अगर मतलब रशिया का उसको सपोर्ट रहता है ईरान को, तो वो अमेरिका के लिए एक काफी मतलब एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। क्योंकि रशिया, अगर देखिए, रशिया के कोलैबोरेशन से वहां कई न्यूक्लियर जो संयंत्र हैं उस पर काम हो रहा है। रशिया ने पहले भी ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर मेरे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे अगर कोई हमला हुआ तो अमेरिका के लिए वो ठीक नहीं होगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए, और देखिए ईरान ने भी ये स्टेप अगर लिया है, क्योंकि सबसे अदावत उसने ली है, तो इसके पीछे यकीनन एक अश्योरेंस रहा होगा, चाहे वो रशिया से हो या चाइना से हो। तो सामरिक तौर पे उसको मदद मिलती रहेगी। लेकिन हाँ, फिर भी क्योंकि ईरान इस पोजीशन में नहीं है अभी भी कि साहब वो अमेरिका को हेड ऑन ले सके। लेकिन आप देखिए, आजकल युद्ध दो देशों के बीच में नहीं होते हैं। आप रूसो यूक्रेन वॉर इसका एक बड़ा ज्वलंत उदाहरण है। इसमें यह देखा जाता है कि देशों की, अभी यूक्रेन और रशिया की जो पावर रेशियो था 1:5 का था, लेकिन यूक्रेन आज भी वहां हुंकार भर रहा है। वो केवल इसी दम पे है क्योंकि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज उसके साथ है। बिल्कुल। तो अगर यहाँ रशिया, चाइना, टर्की अगर ये इसका साथ देते हैं तो ईरान इसको थोड़ा सा युद्ध को और लंबा खींच सकता है। हालांकि ईरान के हित में वो नहीं होगा। हालांकि अब ये आशंका ये कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में ये सिर्फ इस तरह से हो भी नहीं पाएगा कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया और वो उन देशों पर पलटवार कर दे। अब ग्लोबलाइजेशन के दौर में तो ये तो सब होना ही है। लेकिन कर्नल दानवीर, क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर इशारा है? क्या उधर बढ़ता हुआ आप इस जंग को देख रहे हैं? देखिए, वर्ल्ड वॉर के अंदर पूरी दुनिया को बढ़ता देखना अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, लेकिन वर्ल्ड एट वॉर जरूर है। चाहे वो यूरोप हो, चाहे वेस्ट एशिया हो, चाहे आपका साउथ ईस्ट एशिया और ईस्टर्न वेस्टर्न पैसिफिक हो। यहाँ पर जिस तरीके से तैनाती है, कहीं पे एक्टिव वॉर है, कहीं पर एक्टिव वॉर नहीं है, लेकिन पोस्चरिंग है, तो आप ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड एट वॉर है इस समय। वर्ल्ड वॉर जैसी परिस्थितियां आप कह सकते हैं कि जैसे वर्ल्ड वॉर, जैसे दत्ता साहब बता रहे थे कि वर्ल्ड वॉर के ईव पर जिस तरीके की परिस्थितियां थी, आप कह सकते हैं कि उस तरीके की परिस्थितियां हैं। बट अभी वर्ल्ड वॉर कहना मेरे ख्याल से ज्यादा होगा, वर्ल्ड एट वॉर कहें तो ज्यादा ठीक रहेगा। ये भी इसका एक नजरिया एंगल है कि अब पूरी दुनिया इस जंग में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रभावित तो होती ही है। एब्सोल्युटली।